हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल यूनाइटेड ट्यूटोरियल। चलिए शुरू करते हैं हमारा ट्यूटोरियल। हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, यह चैप्टर हमारा चालू है। लास्ट ट्यूटोरियल में हमने हेरिडिटी एंड हेरिडिटी चेंजेस इसके बारे में देखा। हेरिडिटी क्या होती है, हेरिडिटी चेंजेस किस तरीके से होते हैं, कौन से साइंटिस्ट ने क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है इस फील्ड में, ये सारी चीजें हमने देख ली। अगर अब तक आपने वो ट्यूटोरियल नहीं देखा तो इसके पहले वाला ट्यूटोरियल देख लीजिए। आज के ट्यूटोरियल में हम ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन एंड ट्रांसलोकेशन यह देखने वाले हैं। ट्यूटोरियल थोड़ा बड़ा हो सकता है, लेकिन मैं आपको ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन और ट्रांसलोकेशन पूरा का पूरा अच्छे से समझा दूंगा। बच्चों को काफी बार ये कंसेप्ट जो है वो डिफिकल्ट जाता है समझने में, ट्रिकी होता है थोड़ा, उनको अच्छे से समझ में नहीं आता। मैं आपको काफी अच्छे से समझाऊंगा और लास्ट में मैं आपको एक फ्लो चार्ट भी दूंगा। उस फ्लो चार्ट से तो आपको पूरा का पूरा प्रोसेस किस तरीके से होता है सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ आप ये वीडियो अंत तक देखोगे और सारा कंसेप्ट समझ के लोगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ट्रांसक्रिप्शन मतलब प्रतिलेखन, ट्रांसलेशन मतलब भाषांतरण और ट्रांसलोकेशन मतलब स्थानांतरण। ये देखने से पहले हमें कुछ चीजें बेसिक हमें पता होनी चाहिए। मतलब डीएनए का स्ट्रक्चर, आरएनए का स्ट्रक्चर, आरएनए के टाइप्स, ये सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए। वैसे ही सारा हमें 9th स्टैंडर्ड में हो चुका है, लेकिन फिर भी हम एक बार रिवाइज करेंगे, रिफ्रेश हो जाएंगे, क्योंकि हमारे इस चैप्टर में भी हमें वो काम आएगा। हेरिडिटी एंड वेरिएशन जो 9th स्टैंडर्ड में आपका टॉपिक है उसमें आपको सारा हो चुका है, लेकिन फिर भी हम और एक बार देखेंगे और यहाँ पे हमें वो समझना जरूरी है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले क्रोमोसोम। क्रोमोसोम मतलब क्या होता है अभी आपको पता है, मैंने लास्ट ट्यूटोरियल में भी आपको बताया क्रोमोसोम्स मतलब क्या होता है। द क्रोमोसोम्स मेड अप ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स एंड प्रोटीन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ द सेल आर द कंपोनेंट्स दैट कैरी हेरिडेटरी कैरेक्टर्स इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। क्रोमोसोम्स न्यूक्लियस में होते हैं जो कि क्या करते हैं, हेरिडेटरी कैरेक्टर्स को कैरी करने का काम करते हैं, हमें पता है। और न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन से बने हुए होते। और जो क्रोमोसोम्स है यहाँ पे आपको दिख रहा है, हम बोल सकते हैं क्रोमोसोम मतलब एक धागे का बंडल है। डीएनए को अगर हम धागा समझेंगे तो क्रोमोसोम को हम क्या बोलेंगे, धागे का बंडल। मतलब कई सारे डीएनए से क्रोमोसोम बना होता है। हम बोल सकते हैं कि क्रोमोसोम डीएनए से बना हुआ होता है। हम डीएनए क्रोमोसोम से निकाल सकते हैं। अगर आप एक धागा निकालोगे क्रोमोसोम का तो हमें डीएनए मिल जाएगा। धागा क्यों बोल रहा हूं मैं आपको समझने के लिए, देखिए धागे का बंडल अगर हम क्रोमोसोम को समझेंगे तो एक धागा निकालेंगे तो हमें डीएनए मिलेगा। तो डीएनए क्या होता है, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, हमें पता है डीएनए का लॉन्ग फॉर्म है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। डीएनए मॉलिक्यूल इज अ डबल हेलिक्स कंसिस्टिंग ऑफ 2 स्ट्रैंड्स। डबल हेलिक्स है, 2 स्ट्रैंड होती है। 2 स्ट्रैंड मतलब 2 धागे। अभी मैं धागा बोल रहा हूँ, देखिए ये वाला एक स्ट्रैंड है और एक वाला एक स्ट्रैंड है। 2 स्ट्रैंड से बना होता है और हेलिकल स्ट्रक्चर है, हेलिक्स है। देखिए ये वाला होता है हेलिक्स स्ट्रक्चर। ऐसे कौन कितने हेलिक्स है, 2 हेलिक्स है, इसलिए इसे डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर कहा जाता है। और 2 स्ट्रैंड है इसमें। ईच स्ट्रैंड ऑफ दिस हेलिक्स इज मेड अप ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। हर एक स्ट्रैंड न्यूक्लियोटाइड से बना हुआ होता है। न्यूक्लियोटाइड किससे बना हुआ होता है, फॉस्फोरिक एसिड, डीऑक्सीराइबोस शुगर और नाइट्रोजिनियस बेस। फॉस्फोरिक एसिड, डीऑक्सीराइबोस शुगर और नाइट्रोजिनियस बेस से न्यूक्लियोटाइड बना होता है। और ये जो दोनों स्ट्रैंड है वो किससे बने हुए होते हैं, वो दोनों के दोनों स्ट्रैंड, जो डीएनए के दोनों स्ट्रैंड है वो न्यूक्लियोटाइड से बने हुए होते। अभी आपको और एक इंटरेस्टिंग चीज आपको दिख रही होगी, यहाँ पे आपको ऊपर 5 और 3 दिख रहा है, नीचे भी एक 5 और 3 दिख रहा है। ये 5 और 3 क्या होता है मैं आपको आगे बताऊंगा। 5 और 3 क्या होता है बस आपको याद में रखना है। 5 मतलब 5 प्राइम कहते हैं, 3 मतलब 3 प्राइम कहते हैं इसे। चलिए मैं आपको आगे बताऊंगा। और एक इंपॉर्टेंट बात, जीन्स किसे कहते हैं मैंने आपको लास्ट ट्यूटोरियल में बता दिया था। डीएनए का एक सेगमेंट, कोई भी सेगमेंट लीजिए आप डीएनए का, जो फंक्शनल सेगमेंट होगा मतलब फंक्शनल यूनिट होगा डीएनए का, उसे हम जीन्स कहेंगे। कोई भी लीजिए, देखिए मैं यहां से यहां तक पूरा का पूरा एक सेगमेंट ले रहा हूं, तो ये मेरा क्या बन जाएगा, ये मेरा जीन बन जाएगा। डीएनए काफी लंबा होता है, उसका एक सेगमेंट अगर हम लेंगे तो हमें क्या मिलता है, जीन मिलता है। जो हमारा सेल होता है, सेल बॉडी हमारी पूरी की सेल से बनी हुई होती है, हमें पता है। सेल में न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस में क्रोमोसोम्स होते हैं और क्रोमोसोम में डीएनए होता है और डीएनए का एक सेगमेंट, हम उसे जीन कहते हैं। तो जीन क्रोमोसोम में होता है ऐसा हम कह सकते हैं। तो इस तरीके से क्रोमोसोम हेरिडिटरी कैरेक्टर्स कैरी करता है। कैसे कैरी करता है, हेरिडिटरी कैरेक्टर्स को कंट्रोल जीन करता है, लेकिन जीन डीएनए में होता है, डीएनए क्रोमोसोम में होता है। तो क्रोमोसोम क्या करता है, हेरिडिटरी कैरेक्टर्स को कैरी करने का काम करता है, ऐसा हम कह सकते हैं। आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे हमें डीएनए दिखाई दे रहा है, 2 स्ट्रैंड्स है डीएनए के। अगर उन 2 स्ट्रैंड्स को अगर हम और अच्छे से देखेंगे तो हमें क्या देखने को मिलता है, 2 स्ट्रैंड्स को अगर हम देखेंगे तो इस तरीके से हमें 2 स्ट्रैंड्स देखने को मिल रहे हैं। देखिए ये वाला एक स्ट्रैंड है और ये वाला एक स्ट्रैंड है। 2 स्ट्रैंड आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, ये लेफ्ट वाला स्ट्रैंड और ये जो है इस साइड वाला ये राइट वाला स्ट्रैंड है। वहां पे आपको क्या दिख रहा है, पी दिख रहा है, यस दिख रहा है। क्या है पी यस, ये क्या है, पी मतलब फॉस्फेट ग्रुप है। पी क्या है, फॉस्फेट ग्रुप। अभी मैंने आपको बताया था कि जो न्यूक्लियोटाइड होता है वो किससे बना होता है, फॉस्फोरिक एसिड। फॉस्फोरिक एसिड बोल सकते हैं, फिर फॉस्फेट ग्रुप भी हम बोल सकते हैं। और शुगर, कौन सी शुगर है, ये जो शुगर है ये वो डीऑक्सीराइबोस शुगर है। तो इससे बना हुआ होता है न्यूक्लियोटाइड और नाइट्रोजिनियस बेस से बना होता है। न्यूक्लियोटाइड किससे बना होता है, फॉस्फेट ग्रुप या फिर फॉस्फोरिक एसिड बोल सकते हैं। नाइट्रोजिनियस बेस और डीऑक्सीराइबोस शुगर, इससे न्यूक्लियोटाइड बना होता है। और इन न्यूक्लियोटाइड से ही क्या बना होता है, 2 स्ट्रैंड डीएनए के बने हुए होते हैं। तो अभी मैंने आपको बताया था कि जो 5
और 3 यहाँ पे लिखा हुआ है, ये 5 और 3 क्या है? अभी जो हमारी डीऑक्सी राइबो शुगर है वो कार्बन कंपाउंड है, तो उसमें का कौन सा कार्बन, कौन से नंबर का कार्बन फॉस्फेट ग्रुप के साथ बॉन्ड बना रहा है, वो होता है वो नंबर। अगर यहाँ पे 5 लिखा है, इसका मतलब फिफ्थ कार्बन, किसका फिफ्थ कार्बन? शुगर का फिफ्थ कार्बन फॉस्फेट ग्रुप के साथ बॉन्ड बना रहा है। 3 लिखा है मतलब थर्ड कार्बन, शुगर का थर्ड कार्बन फॉस्फेट ग्रुप के साथ बॉन्ड बना रहा है, ऐसा हम कह सकते हैं। तो इतना ज्यादा जरूरी नहीं है आपके जानने के लिए, वो थोड़ा हाई लेवल का है, लेकिन फिर भी मैंने आपको बता दिया, आपको समझ में आ गया होगा। इंपॉर्टेंट बात आपको यहाँ पे क्या याद रखनी है कि जो न्यूक्लियोटाइड है वो फॉस्फेट ग्रुप, शुगर और नाइट्रोजिनियस बेस से बना हुआ होता है। नाइट्रोजिनियस बेस कौन से? एडेनाइन, थाइमिन, साइटोसाइन और ग्वानिन, ये नाइट्रोजिनियस बेसिस है। किसमें? डीएनए में ये नाइट्रोजिनियस बेसिस होते हैं। यहाँ पे आपको पेयर भी देख रहा है, देखिए ए और टी का पेयर है, जी और सी का पेयर है, तो आपको याद रखना है कि ये हमेशा टी के साथ बॉन्ड बनेगा। ये मतलब एडेनाइन हमेशा थाइमाइन के साथ बॉन्ड बनाएगा और जो साइटोसाइन है वो हमेशा ग्वानिन के साथ बॉन्ड बनाएगा। और एक इंटरेस्टिंग बात, एडेनाइन और थाइमाइन के बीच में जो बॉन्ड है वो डबल बॉन्ड है और ग्वानिन और साइटोसाइन के बीच में जो बॉन्ड है वो ट्रिपल बॉन्ड है। चलिए आपको दिखा देता हूं। साइटोसाइन और ग्वानिन इनके बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, थाइमाइन और एडेनाइन के बीच में डबल बॉन्ड है। तो आपको यहाँ पे याद रखना है कि साइटोसाइन ग्वानिन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, थाइमाइन और साइटोसाइन और ग्वानिन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है, थाइमाइन और एडेनाइन के बीच में डबल बॉन्ड होता है। और दूसरी बात, एडेनाइन और थाइमाइन इनका पेयर होता है, ग्वानिन और साइटोसाइन की एक पेयर होती है। मतलब हमेशा ए के साथ टी आएगा, जी के साथ सी आएगा, ये आपको याद करना है। ये टी जी सी आप इस तरीके से याद कर सकते हो। और जो रेल्स होती है डीएनए की वो शुगर और फॉस्फोरिक एसिड से बनी हुई होती है। फॉस्फेट ग्रुप बोल रहे हो या फॉस्फोरिक एसिड बोलो, फॉस्फोरिक एसिड और इससे जो शुगर होती है डीऑक्सी राइबो शुगर, उससे ये बनी हुई होती है। और उसके अगर नाइट्रोजनस बेस भी मिला देंगे तो हमें न्यूक्लियोटाइड बनता है। तो दोनों स्ट्रेट न्यूक्लियोटाइड से बने हुए होते हैं। न्यूक्लियोटाइड में क्या क्या आता है? फॉस्फोरिक एसिड, शुगर और नाइट्रोजनस बेसिस, ये सारे का मिला के न्यूक्लियोटाइड बनता है। तो आपको समझ में आ गया होगा। अभी जो नाइट्रोजनस बेसिस है, एडेनाइन, थाइमाइन, ग्वानिन, साइटोसाइन, ये दो चीजों में क्लासिफाई होते हैं। नाइट्रोजनस बेसिस आर क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स, प्यूरिन्स और पिरिमिडिन्स। प्यूरिन्स में आते हैं एडेनाइन और ग्वानिन, पिरिमिडिन्स में आते हैं साइटोसाइन एंड थाइमाइन। तो ये बात भी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखनी है। ये सारा चीजें आपको 9th स्टैंडर्ड में हो चुका है, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार बता रहा हूँ, ये नोट डाउन करके लीजिए क्योंकि आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर भी सवाल आ सकता है। अभी हमने डीएनए के बारे में देख लिया, चलिए अब हम आरएनए के बारे में देखें। यहाँ पे डीएनए और आरएनए दोनों का स्ट्रक्चर आपको दिखाया है। डीएनए का तो हमने समझ के ले लिया, आरएनए का सेम डीएनए की तरह ही होता है, बस यहाँ पे हमें सिंगल स्ट्रैंड होता है, डबल स्ट्रैंड नहीं होता। यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ पे कितनी स्ट्रैंड है? यहाँ पे सिर्फ सिंगल स्ट्रैंड है। तो और हेलिकल ही है, लेकिन डबल हेलिक्स है क्या? नहीं, सिंगल हेलिक्स है। हेलिकल स्ट्रक्चर ही है लेकिन सिंगल हेलिक्स है क्योंकि सिंगल स्ट्रैंड होता है आरएनए में। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, आरएनए में कौन से नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं? पहला तो एडेनाइन, उसका दूसरा ग्वानिन, तीसरा साइटोसाइन और चौथा यूरेसिल। देखिए एडेनाइन, ग्वानिन और साइटोसाइन वो तीनों की तीनों किसमें है? डीएनए में भी है, लेकिन डीएनए में थाइमाइन होता है लेकिन आरएनए में यूरेसिल होता है थाइमाइन की जगह। तो ये बात आपको याद रखनी है। आरएनए और डीएनए दोनों में 3 कॉमन होते हैं, एडेनाइन, ग्वानिन, साइटोसाइन। चौथा डीएनए में होता है थाइमाइन और आरएनए में चौथा होता है यूरेसिल। तो ये बात आपको याद में रखनी है। आरएनए की 3 टाइप होते हैं, एम आरएनए, टी आरएनए और आर आरएनए। अभी एम आरएनए मतलब क्या होता है? जिसे कि मैसेंजर आरएनए कहते हैं। mRNA carries the information for protein synthesis from genes on DNA chain in nucleus to the ribosomes in cytoplasm. Therefore, it is called messenger RNA. मैसेंजर आरएनए क्या करता है? डीएनए से इंफॉर्मेशन कॉपी करके न्यूक्लियस के बाहर लाता है। डीएनए न्यूक्लियस में होता है, डीएनए को न्यूक्लियस के बाहर हम नहीं ला सकते, तो उसका ऊपर जो भी कोड, जो भी इंफॉर्मेशन है वो एमआरएनए कॉपी करेगा, न्यूक्लियस के बाहर लाएगा। तो ये बात आपको याद करनी है, इसीलिए एमआरएनए को मैसेंजर आरएनए कहते हैं। दूसरा होता है आर आरएनए। आर आरएनए मतलब होता है जो कि राइबोसोम में होता है, इसलिए इसे राइबोसोमल आरएनए भी कहते हैं। आर आरएनए इज द कंपोनेंट ऑफ द राइबोसोम, इट हेल्प्स इन प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस के वक्त ये काम आता है आर आरएनए। तो अभी आपको समझ में आ गया होगा आर आरएनए क्या होता है, जो कि राइबोसोम में होता है, उसे राइबोसोमल आरएनए भी कहते हैं। थर्ड वाला है टी आरएनए। टी आरएनए क्या होता है? टी आरएनए इज प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म। टी आरएनए साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है। अकॉर्डिंग टू द मैसेज ऑफ द एमआरएनए, इट कैरीज द स्पेसिफिक अमीनो एसिड अप टू द राइबोसोम एज पर द मैसेज कोडेड ऑन एमआरएनए। अभी एमआरएनए क्या कर रहा है? डीएनए से मैसेज कॉपी करके बाहर ला रहा है, न्यूक्लियस के बाहर ला रहा है। अभी आपको मैंने बताया, तो जो मैसेज एमआरएनए ला रहा है उसके हिसाब से टीआरएनए क्या करेगा? स्पेसिफिक अमीनो एसिड्स को एमआरएनए के पास लेके जाएगा। तो अमीनो एसिड्स को कैरी करने का काम टीआरएनए करता है। तो आपको समझ में आ गया होगा, एमआरएनए मैसेंजर आरएनए होता है, मैसेज कॉपी करके न्यूक्लियस के बाहर लाता है, डीएनए के ऊपर का मैसेज कॉपी करके। आर आरएनए क्या होता है? जो कि राइबोसोम में होता है, प्रोटीन सिंथेसिस में मदद करता है। टीआरएनए क्या करता है? अमीनो एसिड्स को एमआरएनए के पास लेके आता है, और एमआरएनए के ऊपर जो भी न्यूक्लियोटाइड है इसके हिसाब से टीआरएनए क्या करेगा?
अमीनो एसिड्स को mRNA के पास लेके आएगा। तो ये हो गए उसके तीनों के तीनों टाइप। तो आपको समझ में आ गया होगा, ये सारी चीजें आपको 9th स्टैंडर्ड में हो चुकी है, फिर भी मैंने एक बार आपको रिवाइज कर ली। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं हमारा आज का टॉपिक की ओर। अभी हम ट्रांसक्रिप्शन के बारे में देखेंगे। ट्रांसक्रिप्शन मतलब प्रतिलेखन। पहले मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझा देता हूं, उसके बाद हम थ्योरी देखेंगे। सिंपल हम क्या बोल सकते हैं, ट्रांसक्रिप्शन मतलब डीएनए का कोड आरएनए पे कॉपी करना, उसे हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। और कौन से आरएनए पे कॉपी होता है ये कोड, एमआरएनए यानी मैसेंजर आरएनए। और ये आरएनए बाद में न्यूक्लियस से बाहर आता है, उस कोड को बाहर लेके आता है। तो डीएनए का कोड आरएनए पे कॉपी, इसको हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं सिंपल लैंग्वेज में। देखिए आपको यहाँ पे क्या क्या दिख रहा है, आपको यहाँ पे डीएनए दिख रहा है। ये जो डीएनए डबल स्ट्रैंड होते हैं, आपको पता है 2 स्ट्रैंड्स होते हैं डीएनए में, 2 धागे बोल सकते हैं हम, 2 रेल बोल सकते हैं। आपको यहाँ पे क्लियर दिख रहा है। अभी ये जो आरएनए पॉलीमरेज है, आरएनए पॉलीमरेज एक एंजाइम होता है जो क्या करता है, डीएनए के 2 स्ट्रैंड्स को थोड़ा एक्सटेंड करता है, मतलब थोड़ा दूर करता है, दोनों के बीच में जगह बनाता है। फिर उसमें बीच में क्या घुस जाता है, आरएनए। आपको मैं यहाँ पे सिर्फ समझा रहा हूं। आरएनए फिर 2 डीएनए के स्ट्रैंड के बीच में घुस जाएगा और दोनों में से किसी एक डीएनए स्ट्रैंड को रेफर करके अपने ऊपर न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस बनाएगा। आपको तो पता है डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स न्यूक्लियोटाइड से बने हुए होते हैं। न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस होता है स्ट्रैंड मतलब, और न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस जो होता है वो किस तरीके से होता है आपको पता है। मैंने आपको इसके पहले भी बताया था, जो नाइट्रोजनियस बेसिस होती है उनकी पेयर्स होती है। डीएनए में किस तरीके की पेयर्स होती है, ये टीजीसी एडेनाइन और थाइमाइन की, ग्यूएनाइन और साइटोसाइन की पेयर्स होती है डीएनए में। लेकिन जब आरएनए क्या करेगा, किसी एक स्ट्रैंड को रेफर करके अपने ऊपर न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस बनाएगा, तब क्या होगा, और कुछ चेंजेस नहीं होंगे। सिर्फ जो एडेनाइन के साथ थाइमाइन जुड़ता था डीएनए का, आरएनए में तो थाइमाइन होता नहीं है। आरएनए में क्या होता है, यूरेसिल होता है, तो ए के साथ यू आ जाएगा, बाकी जी के साथ सी तो कॉमन है। मतलब ये जो आरएनए है वो क्या हो रहा है, बीच में घुस रहा है। और क्या हो रहा है यहाँ पे आपको दिख रहा है क्लियर। आरएनए ने क्या किया, एक स्ट्रैंड को रेफर किया, उसे टेम्पलेट स्ट्रैंड कहते हैं। दोनों में से किसी एक ही स्ट्रैंड का यूज करेगा, उसे जिस स्ट्रैंड का यूज करेगा उस स्ट्रैंड को हम टेम्पलेट स्ट्रैंड कहते हैं। और उस स्ट्रैंड के ऊपर जो भी न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है उसके हिसाब से एमआरएनए अपने ऊपर सीक्वेंस जनरेट करेगा, ऐसा हम बोल सकते हैं। और इस तरीके से मैसेज क्या होता है, कॉपी होता है। डीएनए तो न्यूक्लियस के बाहर आ नहीं सकता, तो आरएनए क्या करेगा, अपने ऊपर डीएनए के जो भी न्यूक्लियोटाइड्स है उनके हिसाब से अपने ऊपर न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस जनरेट करेगा, उसे हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। तो आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। और यहाँ पे जो आपको 5-3' दिखाई दे रहा है, ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया 5 प्राइम 3 प्राइम क्या होता है। अब यहाँ पे आपको राइबोन्यूक्लियोटाइड भी दिखाई दे रहा है। राइबोन्यूक्लियोटाइड मतलब न्यूक्लियोटाइड्स किसके ऊपर के, आरएनए के ऊपर के। आरएनए के ऊपर के न्यूक्लियोटाइड्स को यहाँ पे राइबोन्यूक्लियोटाइड कहा गया है। नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड मतलब क्या होता है, नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड मतलब जिस स्ट्रैंड का इस्तेमाल हम ट्रांसक्रिप्शन में नहीं कर रहे, दोनों में से एक ही स्ट्रैंड का इस्तेमाल कर रहे हैं। डीएनए के पास 2 स्ट्रैंड होते हैं, एक ही स्ट्रैंड का इस्तेमाल कर रहे हैं। जिस स्ट्रैंड का इस्तेमाल किया जा रहा है उसे टेम्पलेट स्ट्रैंड, देखिए इस स्ट्रैंड का यहाँ पे इस्तेमाल किया जा रहा है तो इसे हम टेम्पलेट स्ट्रैंड कहेंगे। और यहाँ पे क्या कर रहा है आरएनए, डीएनए के ऊपर जो भी न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है, देखिए डीएनए के ऊपर इस तरीके का न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है, आरएनए उसके हिसाब से अपने ऊपर न्यूक्लियोटाइड का कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस जनरेट करेगा। कैसा सीक्वेंस होता है आरएनए के ऊपर, कॉम्प्लीमेंट्री यानी पूरक सीक्वेंस, जो जोड़ी होती है, मैंने अभी आपको बताया था, ए के साथ यू आएगा, जी के साथ सी आएगा, इस तरीके से कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस जनरेट करता है और उसी को हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम थ्योरी देखते हैं। With the help of RNA, the genes present in the form of DNA participate in the functioning of cell and thereby control the structure and functioning of the body. जीन्स डीएनए के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, आपको पता है डीएनए के एक सेगमेंट को हम जीन्स कहते हैं। तो जीन क्या करते हैं, किसमें पार्टिसिपेट करते हैं, फंक्शनिंग ऑफ सेल। हमारी बॉडी सेल से बनी हुई थी तो उसका फंक्शनिंग, उसके द्वारा हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर, हमारी बॉडी का फंक्शनिंग जीन कंट्रोल करते हैं, लेकिन किसकी मदद से, आरएनए की मदद से। Information about protein synthesis is stored in the DNA and synthesis of appropriate protein as per requirement is necessary for body. प्रोटीन सिंथेसिस हमारी बॉडी के लिए अति आवश्यक होता है। एप्रोप्रिएट प्रोटीन्स का सिंथेसिस टाइम टू टाइम होना हमारी बॉडी के लिए आवश्यक है। और ये जो प्रोटीन सिंथेसिस की इंफॉर्मेशन होती है वो डीएनए के ऊपर स्टोर होती है। लेकिन डीएनए क्या होता है, न्यूक्लियस के अंदर होता है, प्रोटीन सिंथेसिस न्यूक्लियस के बाहर होता है। तो डीएनए से बाहर मैसेज लाने का काम कौन करेगा, एमआरएनए करेगा। और ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस के द्वारा एमआरएनए के ऊपर वो कोड क्या हो जाएगा, जनरेट हो जाएगा, या फिर वो कोड कॉपी हो जाएगा, ऐसा हम कह सकते हैं। अभी जो प्रोटीन सिंथेसिस है वही तो मेन है। प्रोटीन सिंथेसिस की हम 3 प्रोसेसेस बोल सकते हैं। मतलब प्रोटीन सिंथेसिस 3 प्रोसेसेस के माध्यम से होता है, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन और ट्रांसलोकेशन। तो प्रोटीन सिंथेसिस करने के लिए हमें 3 प्रोसेसेस देखनी है। These proteins are synthesized by DNA through the RNA। और ये जो प्रोटीन सिंथेसिस है वो डीएनए करता है, क्योंकि डीएनए के ऊपर ही प्रोटीन सिंथेसिस के रिगार्डिंग जो भी एप्रोप्रिएट कोड होता है, जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो डीएनए के ऊपर ही स्टोर होती है। लेकिन आरएनए की मदद से ही प्रोटीन सिंथेसिस होता है, तो इसे सेंट्रल डोग्मा कहा जाता है। तो सेंट्रल डोग्मा की हम डेफिनेशन किस तरीके से बोल सकते हैं, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स बाय डीएनए थ्रू द आरएनए इज कॉल्ड सेंट्रल डोग्मा। तो आप नोट डाउन करके लीजिए, ये सेंट्रल डोग्मा की डेफिनेशन है।
ये mRNA इज प्रोड्यूस्ड एज पर द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स ऑन डीएनए। ये mRNA किस तरीके से प्रोड्यूस होता है, जिस तरीके से न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस डीएनए के है, डीएनए के ऊपर है, उसके हिसाब से ही ये mRNA प्रोड्यूस होगा, मतलब उसका कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस ये mRNA पे जनरेट होगा। ओनली वन ऑफ द टू स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए इज यूज्ड इन द प्रोसेस, और इस प्रोसेस में डीएनए के दोनों में से एक ही स्ट्रैंड का इस्तेमाल किया जाता है, उसे हम टेम्पलेट स्ट्रैंड कहते हैं। द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स इन mRNA बीइंग प्रोड्यूस्ड इज ऑलवेज कॉम्प्लीमेंटरी टू द डीएनए स्ट्रैंड यूज्ड फॉर सिंथेसिस। जो डीएनए स्ट्रैंड सिंथेसिस के लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके ऊपर जो न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस होगा, उसका कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस mRNA के ऊपर प्रोड्यूस होगा। मैंने अभी आपको बताया था, अगर डीएनए के ऊपर टी यानी थाइमाइन होगा तो आरएनए के ऊपर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। अगर डीएनए के ऊपर ये होगा तो आरएनए के ऊपर यू आएगा, यूरेसिल, क्योंकि आरएनए में थाइमाइन नहीं होता। अगर साइटोसाइन होगा डीएनए के ऊपर तो आरएनए के ऊपर क्या आ जाएगा, ग्वानाइन, जी आ जाएगा। आपको पेयर पता है कौन सी, ये टी की पेयर होती है और जीसी की पेयर होती है, लेकिन टी के साथ ये आ सकता है। अगर डीएनए के ऊपर टी है तो आरएनए के ऊपर ए आएगा, लेकिन अगर डीएनए के ऊपर ए है तो आरएनए के ऊपर यू आएगा, क्योंकि थाइमाइन तो आरएनए में होता ही नहीं, मैंने आपको अभी बताया था, यहाँ पे बोला है आगे। बिसाइड्स देयर इज यूरेसिल इन आरएनए इंस्टेड ऑफ थाइमाइन ऑफ डीएनए। आरएनए में यूरेसिल होता है थाइमाइन की जगह, थाइमाइन डीएनए में होता है। दिस प्रोसेस ऑफ आरएनए सिंथेसिस इज कॉल्ड एज ट्रांसक्रिप्शन, और ये जो आरएनए सिंथेसिस की प्रोसेस है उसे हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, प्रतिलेखन कहते हैं। तो डेफिनेशन क्या बोल सकते हैं हम, सिंथेसिस ऑफ mRNA एज पर द न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस प्रेजेंट ऑन डीएनए मॉलिक्यूल इज कॉल्ड द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। तो ये ट्रांसक्रिप्शन की डेफिनेशन है, आप नोट डाउन करके लीजिए। इसे ट्रांसक्रिप्शन क्यों कहा जाता है, प्रतिलेखन क्यों कहा जाता है, क्योंकि डीएनए के ऊपर पहले से ही सीक्वेंस होता है न्यूक्लियोटाइड का, तो उसका मैसेज कॉपी करने के लिए आरएनए के ऊपर वो कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस जनरेट होता है, हम ऐसा बोल सकते हैं। फिर ये mRNA सिंथेसिस होता है, वहां पे ऐसा हम बोल सकते हैं, मतलब मैसेज क्या हो रहा है, कोड क्या हो रहा है, कॉपी हो रहा है, तो इसलिए इसे ट्रांसक्रिप्शन कहा जाता है। तो आशा करता हूं आपको ट्रांसक्रिप्शन समझ में आ गया होगा। अभी हम आगे देखेंगे नेक्स्ट टू प्रोसेसेस। यहाँ पे हम ट्रांसलेशन और ट्रांसलोकेशन क्या होता है समझ के लेंगे। पहले मैं आपको आइडिया बताऊंगा, उसकी बेसिक कंसेप्ट बताऊंगा, उसके बाद हम थ्योरी देखेंगे। तो देखिए हमने क्या देखा, ये mRNA प्रोड्यूस हो गया ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस के द्वारा, वो न्यूक्लियस से बाहर आता है। देखिए आपको यहाँ पे दिख रहा है न्यूक्लियस से क्या हो रहा है, वो ये mRNA बाहर आ रहा है। अभी ये mRNA के ऊपर कोई तो सीक्वेंस होगा न्यूक्लियोटाइड का, यहाँ पे आपको दिख रहा है। तो 3-3 का जो ग्रुप होता है उसे हम ट्रिपलेट कोडॉन कहते हैं। 3-3 के ग्रुप को हम ट्रिपलेट कोडॉन कह सकते हैं। देखिए मैं यहाँ पे 3-3 के ग्रुप को मार्क कर रहा हूँ, तो इसे हम क्या कहते हैं, ट्रिपलेट कोडॉन्स। और ये ट्रिपलेट कोडॉन किस लिए होते हैं, इनके ऊपर अमीनो एसिड्स से रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन होती है, मतलब अमीनो एसिड्स के लिए कुछ कोड होता है, कुछ इंफॉर्मेशन, कुछ मैसेज होता है। अमीनो एसिड के लिए कुछ तो मैसेज इन ट्रिपलेट कोडॉन के ऊपर होता है, लेकिन अमीनो एसिड को कैरी करने का काम कौन करता है, टीआरएनए करता है। देखिए आपको यहाँ पे दिख रहा है डायग्राम में, टीआरएनए क्या कर रहा है, अमीनो एसिड को कैरी कर रहा है। ये जो मैंने राउंड किया है यहाँ पे गोल, वो क्या है, लाइसिन, वो एक अमीनो एसिड है। यहाँ पे आपको दिख रहा है अमीनो एसिड, मिथ्योनाइन और फिनेनिन, ये क्या है, अमीनो एसिड से। लाइसिन भी एक अमीनो एसिड है। तो आपको ये नाम याद रखने की जरूरत नहीं, लेकिन इतना आपको पता होना चाहिए कि टीआरएनए अमीनो एसिड को कैरी करता है। लेकिन कौन सा अमीनो एसिड mRNA के पास लेके जाना है, टीआरएनए को कैसे पता चलेगा, टीआरएनए क्या करेगा, जो भी ट्रिपलेट कोडॉन mRNA के ऊपर है उसके हिसाब से एंटी कोडॉन बनाएगा। देखिए आपको यहाँ पे दिख रहा है एंटी कोडॉन, टीआरएनए के ऊपर ये एंटी कोडॉन्स होते हैं, तो ये एंटी कोडॉन टीआरएनए बनाएगा, और उसके हिसाब से कौन सा अमीनो एसिड mRNA के पास लेके आना है, कौन से कोडॉन के लिए, कौन से ट्रिपलेट कोडॉन के लिए कौन सा अमीनो एसिड लेके आना है, वो टीआरएनए को पता चलेगा। तो टीआरएनए क्या करेगा, उस अमीनो एसिड को लेके आएगा। फिर क्या होगा, वो अमीनो एसिड क्या करेंगे, एक दूसरे अमीनो एसिड का सीक्वेंस बन जाएगा, अमीनो एसिड का सीक्वेंस बन जाएगा, और इसे हम ट्रांसलेशन प्रोसेस कहते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा ट्रांसलेशन क्या होता है। ट्रांसलेशन मतलब जो भी कोड किसके ऊपर होता है, mRNA के ऊपर होता है, उसको रेफर करके अमीनो एसिड का सीक्वेंस बनता है, उसे हम ट्रांसलेशन कहते हैं। आपको समझ में आ गया होगा। देखिए मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, पहला वाला अमीनो एसिड मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूँ, सेकंड वाला अमीनो एसिड, ये जो 2 टीआरएनए ने लाके रखे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ऐसे ही वो और लाएगा। देखिए थर्ड वाला लाया, अभी हम कंसिडर करेंगे उसके आगे बहुत सारे ट्रिपलेट कोडॉन से, काफी mRNA काफी लंबा होता है, तो बहुत सारे ट्रिपलेट कोडॉन हो सकते हैं, तो उसके हिसाब से बहुत सारे अमीनो एसिड्स लाएगा कौन, टीआरएनए। तो मैं और 3 यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। देखिए इतने सारे अमीनो एसिड्स मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो अब ये जो अमीनो एसिड का सीक्वेंस बन गया, इस प्रोसेस को हम ट्रांसलेशन कहते हैं। ये सीक्वेंस किसकी मदद से बना है, ये सीक्वेंस बना है mRNA के ऊपर जो भी ट्रिपलेट कोडॉन्स थे उनकी मदद से क्या बनाए, ये अमीनो एसिड का सीक्वेंस बनाए, उसे ट्रांसलेशन कहते हैं। अभी ये जो अमीनो एसिड है वो एक दूसरे से ज्वाइन होंगे, किसके द्वारा, पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा, और ये पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा एक दूसरे से ज्वाइन होंगे। तो इसके लिए उन्हें आरआरएनए की मदद लगती है, जो कि राइबोसोम में होता है। यहाँ पे आपको दिख रहा है, इसलिए यहाँ पे राइबोसोम का भी काम आता है। मैंने आपको बताया था राइबोसोम में आरआरएनए होता है, जिसे राइबोसोमल आरएनए भी कहते हैं। तो ये पेप्टाइड बॉन्ड बनाने में इन अमीनो एसिड्स को मदद करता है। तो पहला अमीनो एसिड दूसरे अमीनो एसिड के साथ इस तरीके से पेप्टाइड बॉन्ड बनाएगा,
लेकिन अभी जब दूसरा और तीसरा अमीनो एसिड एक दूसरे के साथ पेप्टाइड बॉन्ड बनाएंगे तो वहां पे राइबोसोम होना चाहिए। राइबोसोम तो छोटा होता है, तो राइबोसोम को क्या होना होगा, मूव होना होगा। तो राइबोसोम ऐसे एक एंड से दूसरे एंड तक मूव होगा और दूसरा पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा। राइबोसोम और मूव होगा और एक पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा। इस तरीके से राइबोसोम मूव होता रहेगा एक एंड से दूसरे एंड तक और पेप्टाइड बॉन्ड बनते जाएंगे और इस तरीके से पॉलीपेप्टाइड चेन बनेगी। इस चेन को हम क्या बोलते हैं, पॉलीपेप्टाइड चेन, क्योंकि कई सारे पेप्टाइड बॉन्ड से ये अमीनो एसिड एक दूसरे से जुड़े हुए हैं तो इसे हम पॉलीपेप्टाइड चेन बोलते हैं। और ये जो पॉलीपेप्टाइड चेन है, ऐसी कई सारी पॉलीपेप्टाइड चेन्स बना के कॉम्प्लेक्स प्रोटीन बनता है। कॉम्प्लेक्स प्रोटीन किस तरीके से बनता है, ऐसे कई सारे पॉलीपेप्टाइड्स जुड़ के कॉम्प्लेक्स प्रोटीन बनता है। और ये जो प्रोसेस है, कौन सी प्रोसेस, राइबोसोम जो मूव हो रहा है एक एंड से दूसरे एंड तक, उसे हम ट्रांसलोकेशन यानी स्थानांतरण कहते हैं। नाम में ये ट्रांसलोकेशन, स्थानांतरण मतलब वो अपना स्थान चेंज कर रहा है। राइबोसोम क्या कर रहा है, एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पे जा रहा है। क्यों जा रहा है, क्योंकि उसे क्या करना है, अमीनो एसिड को बॉन्ड बनाने में मदद करनी, क्योंकि राइबोसोम में आरआरएनए होता है और आरआरएनए ही हेल्प करता है बॉन्ड बनाने में, पेप्टाइड बॉन्ड बनाने में। तो इसलिए राइबोसोम एक एंड से दूसरे एंड तक मूव होगा, उसे ट्रांसलोकेशन कहते हैं। तो आशा करता हूं आपको ट्रांसलेशन एंड ट्रांसलोकेशन क्या होता है समझ में आ गया होगा। अभी हम देखेंगे उसकी थ्योरी। The mRNA formed in nucleus comes in cytoplasm. It brings in the coded message from DNA. ये mRNA न्यूक्लियस में होता है, जो कि क्या होता है, न्यूक्लियस से बाहर आता है। क्यों बाहर आता है, क्योंकि उसके ऊपर क्या होता है, कोडेड मैसेज होता है जो कि डीएनए से वो कॉपी करता है और उसी प्रोसेस को हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। आपको तो मैंने बता दिया। द मैसेज कंटेन्स द कोड फॉर अमीनो एसिड, और जो मैसेज होता है वो अमीनो एसिड के लिए होता है क्योंकि उसके ऊपर कोड होता है अमीनो एसिड के लिए। द कोड फॉर ईच अमीनो एसिड कंसिस्ट ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड्स, इट इज कॉल्ड एज ट्रिपलेट कोडॉन। और 3 न्यूक्लियोटाइड के ग्रुप में ट्रिपलेट कोडॉन होते हैं, उनके ऊपर अमीनो एसिड के लिए मैसेज होता है। तो हम क्या बोल सकते हैं, ये जो 3 न्यूक्लियोटाइड का ग्रुप है उसे हम ट्रिपलेट कोडॉन कह सकते हैं। और इन ट्रिपलेट कोडॉन के ऊपर क्या होता है, मैसेज होता है, किसके लिए, अमीनो एसिड के लिए। तो आपको पता होना चाहिए ट्रिपलेट कोडॉन किसे कहते हैं। The code for each amino acid consists of 3 nucleotides. It is called as triplet codon. Each mRNA is made up of thousands of triplet codons. मैंने अभी आपको बताया था ये mRNA काफी लंबा होता है, उसके ऊपर कई सारे कोडॉन्स होते हैं, तो 3 के ग्रुप कई सारे बनेंगे, तो हम बोल सकते हैं कि thousands of triplet codons होते हैं। As per the message on mRNA, amino acids are supplied by the tRNA. और जो मैसेज mRNA के ऊपर होगा उसके हिसाब से ही tRNA क्या करेगा, mRNA को अमीनो एसिड सप्लाई करेगा। अमीनो एसिड को कैरी करने का काम कौन करता है, टीआरएनए करता है। यहाँ पे आपको डायग्राम में भी दिख रहा होगा, टीआरएनए के ऊपर अमीनो एसिड आपको दिख रहा होगा। तो अमीनो एसिड को टीआरएनए कैरी करता है, जो भी मैसेज एमआरएनए के ऊपर है उसके हिसाब से कौन सा अमीनो एसिड लाना है उसको पता होता है। फॉर दिस पर्पज टीआरएनए हैज एंटीकोडॉन हैविंग कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस टू कोडॉन ऑन एमआरएनए। और टीआरएनए को कैसे पता चलेगा कौन सा अमीनो एसिड लाना है, अभी एमआरएनए के ऊपर तो कोडॉन्स है, उसके ऊपर इंफॉर्मेशन है, लेकिन टीआरएनए को कैसे पता चलेगा। तो टीआरएनए क्या करता है, एंटीकोडॉन होती है टीआरएनए के पास। एंटीकोडॉन मतलब कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस टू द कोडॉन एमआरएनए। एमआरएनए के ऊपर जो भी न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस होगा उसका कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस यानी एंटीकोडॉन टीआरएनए के पास होगा, तो उसकी मदद से वो क्या करता है, अमीनो एसिड को एमआरएनए के पास लेके जाता है। दिस इज कॉल्ड एज ट्रांसलेशन, और इसी को ट्रांसलेशन कहते हैं। वो जो अमीनो एसिड का सीक्वेंस बनेगा वहां पे उसे हम क्या बोलेंगे, ट्रांसलेशन बोलेंगे। तो सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको ट्रांसलेशन की डेफिनेशन किस तरीके से बता सकता हूं। Translation is the process of translating the sequence of codons of mRNA molecule to a sequence of amino acids during protein synthesis. तो प्रोटीन सिंथेसिस की प्रक्रिया के दरमियान अमीनो एसिड का सीक्वेंस जनरेट होता है। किसकी मदद से जनरेट होता है, जो भी कोडॉन्स एमआरएनए के ऊपर है, जो भी सीक्वेंस एमआरएनए के ऊपर है कोडॉन्स का, उसकी मदद से अमीनो एसिड का सीक्वेंस जनरेट होता है, उसे हम ट्रांसलेशन कहते हैं। और ये सारी की प्रोसेस कब हो रही है, प्रोटीन सिंथेसिस की दरमियान हो रही है। मैंने अभी आपको बताया था प्रोटीन सिंथेसिस हमारा गोल है, उसी में 3 प्रोसेस आती है हमारी, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन और ट्रांसलोकेशन। अभी हम ट्रांसलेशन को किस तरीके से समझ के ले सकते हैं, चलिए समझिए। हमारे पास क्या है, एक बुक है जिसमें फूड की रेसिपी है, तो उस फूड की रेसिपी की मदद से हम फूड बना रहे, हम खाना बना रहे रेसिपी की मदद से। तो ये प्रोसेस क्या हुई, ट्रांसलेशन। इस तरीके से हम उसको समझ के ले सकते हैं, बस आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाए इसलिए बता रहा हूं, तो आपको समझ में आ गया होगा। During this process, the ribosome keeps on moving from one end of mRNA to other end by the distance of one triplet codon. This is called as translocation. और ट्रांसलोकेशन किसे कहते हैं, राइबोसोम क्या करता है, एक एंड से दूसरे एंड तक मूव होता है। ये mRNA के एक एंड से दूसरे एंड तक मूव होता है, किसके डिस्टेंस से, ट्रिपलेट कोडॉन के डिस्टेंस से। मतलब एक एक ट्रिपलेट कोडॉन के हिसाब से ही क्या करेगा, टीआरएनए अमीनो एसिड लाएगा। तो अमीनो एसिड जब वो लाएगा तो अमीनो एसिड का सीक्वेंस बनने के लिए, उनको पेप्टाइड बॉन्ड्स बनाने के लिए ट्रांसलोकेशन होना जरूरी है, क्योंकि राइबोसोम की जरूरत होती है। तो राइबोसोम तो छोटा होता है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, एक एंड से दूसरे एंड तक मूव होना पड़ेगा। तो यहाँ पे बोला है ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस मतलब कौन सी प्रोसेस, ट्रांसलेशन की प्रोसेस। ट्रांसलेशन की प्रोसेस के दरमियान ही ट्रांसलोकेशन होता है।
ट्रांसलेशन कंप्लीट करने के लिए ट्रांसलोकेशन की हमें जरूरत होती है। तो आपको समझ में आ गया होगा ट्रांसलेशन किसे कहते हैं। तो ट्रांसलेशन की डेफिनेशन भी आप नोट डाउन करके लीजिए। आप इस तरीके से बोल सकते हो, ड्यूरिंग ट्रांसलेशन प्रोसेस या फिर ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस द राइबोसोम कीप्स ऑन मूविंग फ्रॉम वन एंड ऑफ mRNA टू अदर एंड बाय द डिस्टेंस ऑफ वन ट्रिपलेट कोडॉन। दिस इज कॉल्ड एज ट्रांसलोकेशन। Such many chains come together to form complex proteins. These proteins control various functions in the body of living organisms and their appearances too. और ऐसी जो चेन्स बनेगी, एमिनो एसिड की जो चेन बनेगी, उसे हम पॉलीपेप्टाइड बोलते हैं, क्योंकि पेप्टाइड बॉन्ड के जरिए वो क्या हो रहे हैं, एक दूसरे से जुड़ रहे हैं। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ऊपर, द एमिनो एसिड्स ब्राउट इन बाय टीआरएनए आर बॉन्डेड टुगेदर बाय पेप्टाइड बॉन्ड्स विद द हेल्प ऑफ आरआरएनए। आरआरएनए की मदद से पेप्टाइड बॉन्ड्स बनाते हैं एमिनो एसिड, तो इसलिए जो सीक्वेंस बनता है उसे हम पॉलीपेप्टाइड बोलते हैं। और ऐसे कई सारे पॉलीपेप्टाइड मिला के कॉम्प्लेक्स प्रोटीन बनाते हैं, और ये जो प्रोटीन है हमारे बॉडी का स्ट्रक्चर, फंक्शनिंग कंट्रोल करता है। तो आपको समझ में आ गया होगा प्रोटीन सिंथेसिस किस तरीके से होता है। अब तक हमने जो भी देखा उसका फ्लोचार्ट मैं आपको बताऊंगा। ये फ्लोचार्ट सिर्फ आपको कंसेप्ट क्लियर होने के लिए है। पहला तो हमारा डीएनए होता है जो कि न्यूक्लियस के अंदर होता है। डीएनए के पास क्या होता है, कुछ मैसेज होता है, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए इंफॉर्मेशन होती है, लेकिन डीएनए बाहर नहीं आ सकता, तो वो क्या करेगा, एमआरएनए के ऊपर कॉपी करेगा, या फिर एमआरएनए का सिंथेसिस होगा, वहां पे एमआरएनए जनरेट होगा। उस प्रोसेस को हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। एमआरएनए दोनों में से एक ही स्ट्रैंड का इस्तेमाल करेगा डीएनए के, उसे टेम्पलेट स्ट्रैंड कहा जाता है। उस टेम्पलेट स्ट्रैंड के ऊपर जो भी न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है उसका कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस एमआरएनए के ऊपर जनरेट होगा, उसे हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। अभी जो एमआरएनए न्यूक्लियस के बाहर आएगा, एमआरएनए कम्स इन साइटोप्लाज्म, और उसके बाद ट्रांसलेशन की प्रोसेस शुरू हो जाएगी। तो ट्रांसलेशन मतलब क्या होता है, tRNA brings amino acids to mRNA using anticodons and sequence of amino acids is formed। तो इसे ट्रांसलेशन कहते हैं। एमिनो एसिड का सीक्वेंस जो फॉर्म होता है किसकी मदद से फॉर्म होता है, tRNA के ऊपर एंटीकोडॉन होते हैं, तो उसकी मदद से कौन सा एमिनो एसिड लाना है पता होता है। लेकिन एंटीकोडॉन कैसे फॉर्म होते हैं, mRNA के ऊपर जो भी कोडॉन से उसका कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस मतलब एंटीकोडॉन जो कि tRNA के पास होता है, तो उसकी मदद से वो क्या करता है, कौन सा एमिनो एसिड लाना है उसको पता होता है, तो वो एमिनो एसिड mRNA के पास लेके जाता है, फिर एमिनो एसिड का सीक्वेंस बनता है, उसे हम ट्रांसलेशन प्रोसेस कहते हैं। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ट्रांसलोकेशन प्रोसेस होगी, क्योंकि ट्रांसलेशन प्रोसेस के लिए ट्रांसलोकेशन प्रोसेस भी हमें जरूरी है, क्योंकि राइबोसोम को क्या करना पड़ेगा, एक एंड से दूसरे एंड तक मूव होना पड़ेगा, एमआरएनए के एक एंड से दूसरे एंड तक। क्यों, राइबोसोम मूव्स वन एंड टू अदर बाय डिस्टेंस ऑफ ट्रिपलेट कोडॉन। ट्रिपलेट कोडॉन की डिस्टेंस से मूव होना पड़ेगा। लेकिन क्यों मूव होना पड़ेगा, क्योंकि अगर उनको पेप्टाइड बॉन्ड बनाना है तो आरआरएनए की जरूरत है, और आरआरएनए किस में होता है, राइबोसोम में होता है। तो हम बोल सकते हैं एमिनो एसिड्स जॉइंड बाय पेप्टाइड बॉन्ड विद द हेल्प ऑफ आरआरएनए, और इस प्रोसेस के लिए ट्रांसलोकेशन होना जरूरी है। तो आपको समझ में आ गया होगा। और जो पेप्टाइड बॉन्ड बनते हैं उससे पॉलीपेप्टाइड चेन बनती है। पॉलीपेप्टाइड चेन बनने के बाद उससे प्रोटीन सिंथेसिस होता है। कई सारी पॉलीपेप्टाइड चेन मिला के कॉम्प्लेक्स प्रोटीन बनती है, जो कि हमारे बॉडी का फंक्शनिंग, स्ट्रक्चर, अपीयरेंस जो कुछ भी है वो सारा कंट्रोल करता है। तो अभी आपको समझ में आ गया होगा कि जो हमारा जीन है किस तरीके से हमारी बॉडी का फंक्शनिंग कंट्रोल करता है, प्रोटीन सिंथेसिस के द्वारा। जीन मतलब डीएनए का सेगमेंट होता है, उसके ऊपर जो कोड होता है वो ट्रांसक्रिप्ट होके एमआरएनए के पास आता है, या फिर हम बोल सकते हैं कि ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस में एमआरएनए जनरेट होता है, वो न्यूक्लियस के बाहर आता है, फिर ट्रांसलेशन प्रोसेस के द्वारा एमिनो एसिड का सीक्वेंस जनरेट होता है, फिर आरआरएनए की मदद से वो सारे के सारे पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ जाते हैं और पॉलीपेप्टाइड चेन बनाते हैं, और कई सारी पॉलीपेप्टाइड बनके प्रोटीन बनाती है, और प्रोटीन सिंथेसिस के द्वारा हमारे बॉडी का स्ट्रक्चर, फंक्शन सब कुछ कंट्रोल होता है। तो आपको समझ में आ गया होगा। तो इस ट्यूटोरियल में हमने क्या देखा कि किस तरीके से डीएनए से ट्रांसक्रिप्शन होकर एमआरएनए जनरेट होता है, और एमआरएनए न्यूक्लियस के बाहर आके ट्रांसलेशन प्रोसेस के द्वारा प्रोटीन सिंथेसिस करता है। तो आपको सारी बात समझ में आ गई होगी। आशा करता हूं आपने सारे पॉइंट नोट डाउन करके लिए होंगे और आपका सारा कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम यहाँ पे रुकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कीजिए, ताकि आपको टाइम पे नोटिफिकेशन मिलता रहे। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर।